कैबिनेट बैठक में 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर लगी मुहर। नई आबकारी नीति को मिली मंजूरी। देहरादून में बजट सत्र कराने पर बनी सहमति। दून एयरपोर्ट फेज 2 टर्मिनल का सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया शुभारंभ। टर्मिनल के उद्घाटन से यात्री क्षमता 10 गुना बढ़ेगी। सीएम धामी बोले, वर्तमान में 13 एयरपोर्ट का प्रदेश में किया जा रहा निर्माण। 12 मई को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। राज दरबार में बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर घोषित की गई तिथि। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 6 बजे खुलेंगे कपाट। हल्द्वानी बनभूलपुरा दंगे की जांच तेज। हमला करने वाली महिलाएं भी होंगी चिन्हित। पुलिस ने अब तक 36 उपद्रवी को किया गिरफ्तार। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चले रुक कर लेते हैं खास खबर की ओर। देहरादून से हम आपको बताते जहां धामी कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले हुए हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। बैठक में कुल 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर मुहर लगी है। विधानसभा का बजट सत्र देहरादून में होगा या नहीं, इसको ये तिथि तय नहीं है देहरादून में। हालांकि बजट सत्र रहने वाला। आबकारी नीति को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। आबकारी राजस्व का लक्ष्य 10% बढ़ाकर 4,400 किया गया है। यूसीसी समिति के ड्राफ्ट को जैम ऐप से अनिवार्य कराने की जरूरत है। तो देहरादून से खबर बता रहे हैं, धामी कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले हुए हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। बैठक में कुल 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर मुहर लगी है। विधानसभा का बजट सत्र देहरादून में ही होगा। हालांकि तिथि अभी तय नहीं है। आबकारी नीति को कैबिनेट से मंजूरी मिली है। धामी कैबिनेट की ये बैठक हुई है। अहम फैसले इस बैठक में लिए गए हैं। इसकी जानकारी दी मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने दी है। आयुष शिक्षा के अंतर्गत 8 उच्चीकृत राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय ये बन गए हैं। इनकी बिल्डिंग इत्यादि तैयार हो गई है। इसमें पद सृजन किए गए हैं। इसमें 82 कुल 82 पदों का सृजन किया गया है आयुष और आयुष शिक्षा विभाग में। नियोजन विभाग का मद है जो नीति नियोजन से संबंधित संस्थान स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड सेतु, जिसका शॉर्ट फॉर्म सेतु है, उसके संगठनात्मक ढांचे में आंशिक संशोधन किए गए। स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा, इसमें एक्सरे टेक्नीशियन संवर्ग के ढांचे पुनर्गठित किए गए हैं। इसमें 161 पद हैं जिनको प्रमोशन एवेन्यूज देने के लिए इसमें थोड़ा सा ग्रेडेशन किया है, जिससे उनको प्रमोशन भी मिल सके। 161 पोस्ट हैं इसमें, एक्सरे टेक्नीशियन और उनसे ऊपर के पद हैं। अगला है कौशल विकास एवं सेवा योजना का। इसमें जो आईटीआई में जो प्रवेश लेने वाले प्रशिक्षण लेने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको गणवेश प्रदान किया जाएगा, यूनिफॉर्म इत्यादि प्रदान की जाएगी। और ये डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से उनके खातों में पैसा जाएगा। ये शिक्षा विभाग के से एक रूपता लाने के लिए उतनी ही धनराशि दी जाएगी। इसमें जो पिछले वर्ष टारगेट था 4,000 करोड़ का, आबकारी से जो राजस्व मिलता है उसको 10% बढ़ा के 4,400 करोड़ पे कैबिनेट की सहमति बनी है। तो यूसीसी की विशेषज्ञ समिति बनी थी, इसलिए उसमें संशोधन हुआ है। तो दून एयरपोर्ट के फेज 2 टर्मिनल का सीएम धामी और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एयरपोर्ट पहुंचकर, जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस दौरान वर्चुअल कार्यक्रम में वे जुड़े। अब एयरपोर्ट की यात्रा क्षमता पहले के मुकाबले करीब 10 गुना बढ़ जाएगी। सीएम धामी ने कहा कि वर्तमान में 13 हवाई पोर्ट का प्रदेश में निर्माण किया जा रहा है और घरेलू विमानन बाजार में अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर है। पीएम मोदी के नेतृत्व में एक तरफ हम विमानन सेवाओं का आधुनिकीकरण कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हम आम आदमी के लिए इन सेवाओं का लाभ उठाना किफायती बना रहे हैं। मौजूदा वक्त में हवाई अड्डे के टर्मिनल का कुल क्षेत्रफल 42,776 वर्ग मीटर हो चुका है। अब 47 लाख की वार्षिक सेवा क्षमता के साथ पिक आवर्स के दौरान 3,200
40 यात्रियों को सेवा प्रदान करने में हवाई अड्डा सक्षम होगा। पुराना टर्मिनल बिल्डिंग जैसा जो है हमारा 4 लाख कैपेसिटी का था, पर एनम कैपेसिटी जो होती है 4 लाख की थी, अभी जो है 47 लाख हो गई है और इसकी लागत आई है 486 करोड़ रुपये। और इसमें हमारे 48 चेक इन काउंटर्स हैं, एरो ब्रिजेज हैं, हमारी कन्वेयर बेल्ट जो हैं 4 हो गई हैं, तो हमारा 10 गुने से ज़्यादा क्षमता बढ़ गई है और एक साल की जो कैपेसिटी 47 लाख हो गई है, तो ह्यूज बिल्डिंग बन गई है। तो ये अगले दशकों तक हमें जो है सुविधा ये मिलती रहेगी उत्तराखंड के निवासियों के लिए और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। भाइयों बहनों, हम जौलीग्रांट एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, जिसके तहत ही आज ये टर्मिनल का उद्घाटन हुआ है, नए टर्मिनल का। इसी के साथ साथ अभी हम सब लोग सुन रहे थे आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को कि उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में अन्य 2 एयरपोर्ट भी तेजी से विकसित होने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उनका भी निर्माण कार्य आगे निकट भविष्य में प्रस्तावित है। पंतनगर एयरपोर्ट जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां पर एक बड़ा सिटकुल है, वहां पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है और पूरे कुमाऊं क्षेत्र और मानस खंड के लिए एक द्वार है वहां भी, तो वहां पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा OLS सर्वे उसका कर लिया गया। राजधानी देहरादून में बिहारी महासभा ने बसंत पंचमी के मौके पर शिवपाल योगी महाराज के प्रांगण में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान बिहारी महासभा ने सरस्वती वंदना और पूजा अर्चना करके धूमधाम से बसंत पंचमी मनाई। साथ ही मूर्ति पूजन के बाद भक्तों को भंडारे का प्रसाद भी वितरण किया। बिहारी महासभा के अध्यक्ष लल्लन सिंह ने बताया कि इस तिथि को संपूर्ण भारत में विद्या और बुद्धि की देवी मां सरस्वती की पूजा की जाती है। पुराणों की कथा के अनुसार भगवान कृष्ण ने देवी सरस्वती को वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन उनकी आराधना की जाएगी। इसके बाद पारंपरिक रूप से यह त्योहार शिक्षा और समझ के लिए शुभ माना जाता है। आज बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में बिहारी महासभा के द्वारा मां सरस्वती का पूजन के आयोजन किया गया है। मां सरस्वती विद्या की देवी हैं, उनके आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आज हमारे यहाँ प्रचलन है कि जो बच्चे छोटे बच्चे होते हैं उनके पहली बार कागज़ कलम या स्लेट पेंसिल धराने का काम आज से शुरू किया जाता है। सरस्वती जी के पास पूजन करके उन बच्चों के आज से पढ़ाई लिखाई के काम शुरू किया जाता है। तो बहुत सारे शुभ कार्य है जो बसंत पंचमी के दिन से शुरू किया जाता है। आज के दिन इनका धरती पे आगमन हुआ था सरस्वती जी का। उस समय से लोगों में सभ्यता, संस्कृति, संचार, संगीत सबका देवी सरस्वती जी माना का है। इनका आज पूजन बिहारी महासभा धूमधाम से करते आई है, पिछले 17 साल से कर रही है। फिल्म प्रोड्यूसर हरित अग्रवाल की फिल्म गढ़कुमो का मुहूर्त शॉट देहरादून के बिस्ट गांव में संयुक्त निदेशक सूचना कमल सिंह चौहान ने किया। खुशी सिने वर्ल्ड के बैनर तले बन रही इस फिल्म में मुख्य भूमिका में अभिनेता संजय सिलोटी और अंकिता परिहार है। फिल्म के लेखक और निर्देशक अनुज जोशी है। फिल्म का छायांकन गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाएगा। पांडु नगरी पांडुकेश्वर में आयोजित यक्ष राज कुबेर महाराज के देवरे में हो रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का विधि विधान से ज्वल यात्रा के साथ समापन हो गया है। आचार्य भुवन चंद्र उनियाल व्यास जी को कुबेर चौक से अलकनंदा नदी के तट पर ज्वल यात्रा स्नान के लिए ले जाया गया, जहां सभी ग्रामीणों ने व्यास जी का दिव्य गंगा जल से स्नान कराया और गंगा पूजन के बाद वापस कुबेर चौक लौटे, जहां आरती पूजा के बाद महाप्रसाद वितरण किया गया। भगवान बुद्ध विशाल की जयकारा करते हुए श्री कुबेर जी महाराज को प्रणाम करते हुए जो ये कुबेर देवरा 7 फरवरी से लेकर और 14 फरवरी तक का ये आयोजन था, भव्य और दिव्य, और इसके अंतिम चरण में आज जो है जल यात्रा हो रही है और हम लोग अलकनंदा माता के नदी के तट पे पहुंच चुके हैं। सभी लोग जो है व्यास जी का स्नान वगैरह हो रहा है और इसके बाद जो है श्री कुबेर जी महाराज के मंदिर में जाएंगे, वहाँ पर पूजा होगी। पूर्णावती महायज्ञ की पूर्णावती भी आज के ही दिन में है और इसके साथ साथ जो है भंडारा और ब्राह्मण आदि की विदाई।
बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर बागेश्वर के सूरज कुंड में भी ग्रामीण अपने बच्चों का जनेऊ संस्कार करने के लिए बड़ी तादाद पर पहुंचे। बसंत पंचमी को मुख्यतः सरस्वती की पूजा होती है। बागेश्वर में सरयू गोमती नदी का संगम घाट होने के कारण यज्ञ पवित्र संस्कार करने का अपना ही अलग महत्व है। बसंत पंचमी से बसंत ऋतु के आगमन की शुरुआत के साथ शुभ कार्यों को कराने की परंपरा है। गरुड़, कपकोट, कांडा और बागेश्वर के ग्रामीणों ने सूरज कुंड में यज्ञ पवित्र संस्कार कराए। रुद्रपुर के एक घर में एक लड़की के गोद भराई के दौरान एलपीजी सिलेंडर में आग लग गई, जिसमें करीब कई लोग घायल हो गए, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। आनन फानन में झुलसे सभी लोगों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। जिला अस्पताल के पीएमएस राजेश सिन्हा ने बताया कि सभी का बेहतर से बेहतर इलाज किया जा रहा है। इलाज में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। मैं खाना बना रहा था और जो पैप था वो था रबड़ का, उसी में गर्म पड़ गए, वो आगे लग गई उसमें और लगभग 3 बच्चों को बचाया था मैंने। लिहाफ बोल गए ऊपर से और मेरे पापा भी यहीं पे हैं, वो भी जल गए हैं, बच्चे जल गए थे, वो पता नहीं कहाँ पे। अभी 3 बच्चे, लगभग 3 बच्चे थे, एक था 4 साल का, एक था 3 साल का। उनका बहुत फेस जल गया, पूरा हाथ जल गया, पूरा गर्म पड़ गए, पैप जल गया था, तो उससे सीधे आग पहुंच गई सिलेंडर में और हमने बंद करने की कोशिश करी, बंद नहीं हुआ। 3 तो पहले आए थे ओपीडी टाइप के और अभी 4 और हैं यहाँ पे अंदर। आगे भी और संभावना है कि कोई आए। और इसमें बर्न है, इसमें जला हुआ है, चेहरे पे है, किसी के हाथ पे है, किसी के पैर पे है। यहाँ पे हम इसकी व्यवस्था पूरी अच्छी तरह से देख रहे हैं। डॉक्टर एंड सर्जन और जितने भी मेडिसिन हैं, इंजेक्टेबल्स हैं या और कोई भी आवश्यकता होगी तो यहाँ पे कोई कमी नहीं है, पर्याप्त है हमारे पास इसके इलाज की सुविधा। अभी तो ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा है, लेकिन कुछ जो जैसे एक है लड़की, उसमें थोड़ा शॉक का लक्षण है, थोड़े घबराहट है, तो उनके लिए मैंने बुला लिया है चिकित्सक। डोईवाला के माचवी ग्रांट क्षेत्र में लगने जा रहे स्टोन क्रशर का लगातार ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों द्वारा पूर्व में भी ग्राम पंचायत में खुली बैठक वहां धरना प्रदर्शन किया गया। इसके बाद कई बार ज्ञापन भी दिए गए, पर स्टोन क्रशर निर्माण कार्य को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश पनपता जा रहा है। ग्रामीणों की शिकायत पर डोईवाला तहसील प्रशासन की टीम निरीक्षण के लिए माजरी गांठ क्षेत्र में पहुंची और प्रशासन की टीम के साथ डोईवाला तहसीलदार और जिला खनन अधिकारी अपनी टीम के साथ पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों से चर्चा कर समस्याओं को जाना और ग्रामीणों को आश्वासन भी दिया। जहाँ पे स्टोन क्रशर लग रहा है, जो मैसर श्री बालाजी स्टोन क्रशर के नाम से है, उस जिस जमीन पे लग रहा है, उस जमीन पे जो है, उस जमीन के ऊपर से जो हाई टेंशन तार और ये टावर उस जमीन पर है। नज़दीक में आबादी क्षेत्र के अंतर्गत है और 10-12 मकान इसमें आ रहे हैं और नदी बिल्कुल बगल में है। और जो जिस नंबर पे जो है डक बन रहा है, वो डक एक संयुक्त नंबर है, जिसमें ग्राम समाज का भी नंबर है, जिसमें जो है हम लोगों को नहीं, हमें संज्ञान में नहीं दिया गया और ना हमें अवगत कराया गया। तो गांव वालों का यही विरोध है कि भाई इसमें शमशान घाट भी नजदीक में है और इस पे जो है पर्यावरण पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। गांव के जो है, जो छोटे किसान है, कीट पालन का भी काम करते हैं, जिसमें जो गांव के लोग जो है पेड़ों से हरी पत्तियां काट करके जो है जो कीट हैं उन्हें जो है वो पत्तियां डालते हैं और साग सब्जी का भी लोग काम करते हैं, उनका रोजगार चलता है, वो रोजगार सारा बंद हो जाएगा। ग्रामीणों द्वारा एक ज्ञापन भी दिया गया था पहले 2-3 दिन पहले, उसी के क्रम में जो है हम लोग खनन विभाग के साथ आए हैं और यहाँ पे मौका निरीक्षण कर रहे हैं और जो भी हमारे नियमावली में जो प्रावधान है उसके हिसाब से और ग्रामीणों की जो भी बातें हैं, जिन जिन बिंदुओं पे उनकी असहमति है, उन सभी बिंदुओं को समाहित करके एक रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी। बाकी क्रशर लगने में बहुत सारे अन्य विभागों की भी अनापत्तियां लेनी आवश्यक होती है। यदि अगर उन मानकों को पूरा करते हैं तो क्रशर लगेगा, नहीं मानक पूरे करते हैं तो जहां पे भी जिस स्टेज में काम अधूरा पाया जाएगा तो वहीं पे रोक भी दिया। मिलापनगर कॉलोनी के लोगों ने जल भराव की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया। कॉलोनी के लोगों ने कहा कि जल निकासी न होने से यहां से गुजरने में भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। बताया जा रहा है कि पिछले लंबे समय से मिलापनगर में रास्ते पर जल भराव से लोग परेशानी झेल रहे हैं। इसके निकासी को लेकर कई बार नगर पंचायत के
ईओ से मिले, लेकिन पानी की निकासी नहीं हो पाई। इसके चलते उन्हें प्रदर्शन करना पड़ा। उन्होंने कहा कि यदि जल्द पानी की निकासी नहीं की गई तो वह उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। तो जी 50 साल के लगभग हो चुका जी इस समस्या को। पानी हमेशा इधर ही भरता है वहाँ मिलाप नगर या ढंडेरा जो है मिलाप नगर, ये मतलब निचाई पे है सारा, और ये जो नाला बना है इसका भी सारा पानी इधर ही आता था। अभी तो रोक रखा है घर, ठीक है जी। ये समस्या आज की नहीं, बहुत टाइम की हो चुकी है यहाँ पे। तो वो सभी विधायकों को सभी को इसके बारे में सब पता है, मगर कोई भी सरकार इसके लिए कार्य करने में सक्षम नहीं है। यहाँ पानी में गिर गए, वे घर पे ही रह गए। रोज का काम हो रहा है, कहाँ ले जाएंगे इस पानी में? इस पानी का कोई वो कर ही नहीं रहे। वोट लेने को तो यहाँ जाएंगे सर का वोट दे दो, और कोई पानी का कोई समस्या है ही नहीं इसकी। पानी की निकासी जो पानी निकालना चाहिए, सड़क ऊंची करके बनाओ, नाले बनाओ इसके। उसकी जो पानी की निकासी है वो हम प्लॉटों में करवा रहे हैं, और जहाँ पहले वो पानी की जल निकासी होती वहाँ दीवार क्षतिग्रस्त हो गई थी, तो उसके टेंडर हमने कॉल कर दिए। दीवार रिपेयर होने पे पुनः वहीं पानी जल निकासी की जाएगी। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में दंगे के बाद कर्फ्यू लगा है। इस बीच पुलिस अब दंगियों की गिरफ्तारी के साथ ही अपनी जांच को नया एंगल की तरफ मोड़ दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा का कहना है कि 8 फरवरी के दिन नगर निगम और पुलिस की टीम पर हमला करने वाली महिलाओं को भी चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है। हम उन महिलाओं को भी चिन्हित कर रहे हैं जिन्होंने पुलिस और प्रशासन की टीम पर पत्थरबाजी की थी। आपको बता दें कि पुलिस में अब तक 36 उपद्रवी को गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज का एनालिसिस हो रहा है, उसमें कुछ महिलाएं भी हैं जो पत्थर मारते हुए पुलिस पार्टी पर हमला करते हुए दिख रही है। तो उसके लिए हम लोग इस चीज़ को भी चिन्हित कर रहे हैं कि ऐसी कितनी महिलाएं हैं और उनका बैकग्राउंड क्या है। और इस सारे प्रकरण में हम लोग कुछ डाटा सर्विलांस भी कर रहे हैं, तो उसके माध्यम से ये भी देख रहे हैं कि इन लोगों को अचानक किसने उकसाया और ये लोग किसके कहने से इस तेज़ी से पुलिस पार्टी पर फायरिंग, पथराव या आगजनी घटनाएं करने। देखिए, इस घटना में जिसके द्वारा जिस भी तरीके का एक्ट किया गया है और जो भी उसके द्वारा इस घटना को कारित करने के लिए हथियार यूज हुआ है, वो उस तक कैसे पहुंचा है, उसकी सप्लाई कैसे हुई है और उसने किसके कहने पे यूज किया है, इन सब चीज़ों को योजना में हम शामिल करें। चंपावत जिले में बारिश न होने का असर फसलों पर साफ दिखाई दे रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में फसलें पूरी तरह सूख चुकी है। किसानों ने भारतीय किसान यूनियन भानु के जिला अध्यक्ष नवीन करायत के नेतृत्व में प्रदर्शन कर चंपावत जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की। इसके साथ ही किसानों ने कृषि ऋण माफ करने और पूरी तरह सूख चुकी फसलों का मुआवजा देने की भी मांग की है। कहना चाहते हैं कि बहुत लंबे समय से जो है यहाँ बारिश नहीं हुई है, तो किसान बहुत परेशान है और इस क्षेत्र को जो है सूखाग्रस्त घोषित करने की हम सरकार से गुजारिश करेंगे। किसानों ने जो है सरकारी ऋण लिया हुआ है, लेकिन जो फसल उसने बोई थी वो पूरी तरह से सूख गई है। तो हमारा यही है कि इसको जो है सूखाग्रस्त घोषित। दिल्ली में 17 और 18 फरवरी को भाजपा की राष्ट्रीय परिषद की बैठक होने जा रही है, जिसमें उत्तराखंड से भाजपा के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी शिरकत करेंगे। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने बताया कि इस बैठक में भाजपा के सभी पदाधिकारियों के साथ साथ सभी सांसद, पूर्व सांसद और विधायक भी शामिल होने वाले हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाई जाएगी और चुनावी अभियानों में और नए कार्यक्रम सम्मिलित किए जाएंगे। आगामी लोकसभा चुनाव के तहत जो है राष्ट्रीय परिषद होने जा रही है और इसमें तमाम हमारे जो पदाधिकारी हैं, कोर कमेटी के हैं, सभी प्रवक्ता लोग, सभी जिलाध्यक्ष जो हैं वो सब इसमें रहने वाले हैं और तमाम आगे की जो रणनीतियां हैं उस पर हम लोग की बैठक रहने वाली है। तो फर्स्ट डे जो परिषद पदाधिकारी हैं वो रहेंगे और उसके बाद हमारा राष्ट्रीय जो शीर्ष नेतृत्व है उनके माध्यम से सभी को मार्गदर्शन मिलने वाला है किस तरीके से हमें आगे चुनाव में जाना है और क्या क्या कार्य हमारे माध्यम से वहां पे होने हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यूसीसी बिल पर एक ज्ञापन एसडीएम विकास नगर के मार्फत राज्यपाल को भेजवा है। कांग्रेस कार्यकर्ता पूर्व विधायक नवप्रभात के नेतृत्व में
विकासनगर तहसील परिसर में एकत्र हुए और यूसीसी बिल के खिलाफ नारेबाजी की। पूर्व मंत्री नवप्रभात ने कहा कि यूसीसी बिल में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर जो नए प्रावधान लाए गए हैं, इससे हिंदू समाज को बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस बिल के माध्यम से कोई भी व्यक्ति उत्तराखंड की बेटियों के साथ लिव इन में रहकर 1 साल के अंदर उत्तराखंड का नागरिक बन सकता है, जिससे उत्तराखंड की पूरी संस्कृति नष्ट हो जाएगी। हमारे सामने आया, मेरा अपना मानना ये है कि इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों से बात की जानी जरूरी है, पर फिर भी जो उसका प्रथम भाग है और जो उसका द्वितीय भाग है, इस पर तो न्यायालय में ही विचार विमर्श हो सकेगा और उसमें समाज के हर हिस्से को अधिकार होगा कि वो अपनी बात को कह सके। पर जो तीसरा हिस्सा उन्होंने जोड़ा है, जिसमें उन्होंने बिना शादी के साथ रहने और एक अलग किस्म का वैवाहिक जीवन बिताने को कानूनी मान्यता प्रदान कर दी है, इससे तो हमारे समाज का पूरा ढांचा ही छिन्न भिन्न हो जाएगा और कोई भी व्यक्ति 1 साल के लिए उत्तराखंड में आकर इस प्रावधान का फायदा उठाकर इस रिलेशनशिप का पंजीकरण करा सकेगा। उत्तराखंड की पूरी संस्कृति नष्ट हो जाएगी। यूसीसी को लेके कांग्रेस पार्टी के द्वारा माननीय राज्यपाल महोदय को संबोधित एक ज्ञापन हमें दिया गया, जिसे जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रेषित। भारतीय किसान यूनियन क्रांति के पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सिंह सैनी के नेतृत्व में विद्युत वितरण मंडल अधीक्षण अभियंता का वोट क्लब स्थित कार्यालय पर घेराव किया। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सिंह सैनी ने कहा कि विद्युत विभाग की मनमानी से किसान त्रस्त है। विभाग द्वारा किसानों के ट्यूबवेल और घरेलू कनेक्शन काटे जा रहे हैं, जो चिंता का विषय है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र मनीनपाल ने कहा कि विभाग की हठधर्मिता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने मांग की है कि किसानों के काटे गए कनेक्शन जल्द से जल्द जोड़े जाएं। वहीं धरना स्थल के पर पहुंचे एससी अमित कुमार ने 1 माह के अंदर कनेक्शन जोड़े जाने का आश्वासन दिया। इसके बाद धरना समाप्त हुआ। किसी भी किसान की फसल का बिजली के कनेक्शन, ट्यूबवेल का कनेक्शन काटने पर अगर किसी की भी फसल का नुकसान हुआ तो इनके हलक में हाथ देकर वो नुकसान पूरा कराया जाएगा, इन कर्मचारियों और अधिकारियों से ही। सीधी बात है हमारी। एससी साहब ने कहा कि हम जो किसान लिखित में हमें दे देगा कि मैं इतने टाइम में बिल जमा कर दूंगा, तो उसका चाहे वो आम उपभोक्ता है, चाहे ट्यूबवेल है, किसान है, उसका कनेक्शन ये काटेंगे नहीं। तो भाई ये किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर किसी का कनेक्शन काटा या कहीं गांव में ये विजिलेंस छापे मारने का, भाई इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया है जहां बिजली का दुरुपयोग है, जहां बिजली की चोरी हो रही। अरे गांव में कोई फैक्ट्री थोड़ा ही लगा रखी, वहां कह के लिए छापे मार रहे भाई तुम है? सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है बिजली, पानी और वो देना भाई। तो इस तरह से उत्पीड़न बिल्कुल भी यहाँ बर्दाश्त नहीं होने का। किसान जो है आज के टाइम में बहुत उत्पीड़ित है। किसानों की जो स्थिति है, जो आश्वासन दिया है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो हमारा नेतृत्व यहाँ है, आश्वासन दिया है, हम इंतजार करते हैं। अगर इस पे संवेदनशील तरीके से, अति संवेदनशील तरीके से एससी विभाग, हमारे एससी साहब यदि अमल नहीं करते हैं, यदि सिर्फ खोपली बात कहकर हमें यहाँ से उठाने का कार्य कर रहे हैं, तो हम कहीं गए नहीं हैं। हम दोबारा फिर बड़ी ताकत से और बड़ी लगन से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में धरने प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। यूनियन क्रांति का जो यहाँ अधीक्षण अभियंता के यहाँ घेराव था, उस पर किसी हद तक अध्यक्ष इन्होंने एससी साहब ने जो है हमारी बातें मान ली है और आश्वासन दिया हमें, और अगर ये आश्वासन पर खरे नहीं उतरते तो हम फिर दोबारा आएंगे और तालाब। तो हाल ही में भारत सरकार ने भारत रत्न पुरस्कार की घोषणा की है, जिसमें देश के किसानों के सबसे बड़े नेताओं में से एक चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है, जिससे देश के किसान वर्ग में खुशी की लहर है। इस मौके पर भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह ने कहा कि चौधरी साहब के लिए इससे बड़ा सम्मान नहीं हो सकता और चौधरी साहब का इस सम्मान पर अधिकार था। वहीं उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौधरी साहब को भारत रत्न देकर देश के लाखों किसानों का सम्मान किया है। बड़ा निर्णय है, जिससे न केवल एक वर्ग विशेष बल्कि पूरा किसान वर्ग, पूरा किसान समूह इससे गौरवान्वित है। बार बार इस भारत रत्न दिए जाने के उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री जी का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं
हालांकि बहुत पहले ही ये सम्मान चौधरी साहब को दिया जाना था, लेकिन तत्कालीन सरकारों ने चौधरी साहब की उपेक्षा की और उन्हें जिस सम्मान के वो हकदार थे वो कभी दिया नहीं। लेकिन आज हम सब लोग बहुत ही प्रसन्न हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश के एक ऐसे किसान नेता को, जो एक किसान परिवार से निकलकर इस देश के प्रधानमंत्री रहे और जिन्होंने अनेकों आदर्श स्थापित किए, ऐसे व्यक्तित्व को इस सम्मान दिया है। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।